गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जाना पुस्तकालय के बारे में कि पुस्तकालय क्या होते हैं, इसमें किस किस प्रकार की पुस्तकों का संग्रहण किया जाना चाहिए। अब है पठन प्रक्रिया में कहानियाँ, कि पठन प्रक्रिया में कहानियाँ भी इम्पोर्टेंट होती है। इनके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, पठन करते हैं, रीडिंग करते हैं। कहानियाँ पठन एवं ज्ञानार्जन की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी होती है। मनोरंजन करने के साथ साथ कहानियाँ पाठकों को सरल एवं सहजता से नैतिक शिक्षा प्रदान करती है। प्राचीन भारत में पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी जैसी कहानियों से गुरुजी इतना ज्ञान प्रदान कर देते थे जितना भारी भरकम पुस्तकों से शिक्षण से भी नहीं दिया जा सकता था। चरित्र प्रधान कहानियाँ जीवन का संदेश देती है। इनमें आदर्शों और आकांक्षाओं की भरपूर अभिव्यक्ति मिलती है। कहानी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे लोक कथाएं जो अधिकांशतया स्थानीय अंतर कथाओं का पुंज होती है। पंचतंत्र की कहानियां, इनमें कल्पना का सहारा लिया हुआ होता है। थर्ड है वास्तविक कहानियां, यानी इसमें कहानियों के प्रकार बताएंगे। कहानियां भी कई प्रकार की हो सकती हैं। फिर है विज्ञान से संबंधित कहानियां, ये पाठकों को वैज्ञानिक आविष्कारों से जोड़ते हुए उन्हें रोमांचित करती है। इसीलिए हमें कहानी का चयन करते समय भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कहानी रुचिकर हो, पाठकों के स्तर के अनुकूल हो। थर्ड, सरल और स्पष्ट हो। फिर है समाज उपयोगी, शैक्षिक और जीवन से जुड़ी हुई हो। तीसरी 5वें नंबर पे जो ध्यान रखने योग्य बात है वो है चरित्र प्रधान और नैतिकता का उपदेश देने वाली हो। तो ये तो थी हमारे पठन प्रक्रिया में कहानियों का महत्व। फिर है पठन प्रक्रिया में कविताएं। कविताएं शैक्षिक दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण होती है। ये विद्यार्थियों की भावनाओं का परिष्करण करती है, उनमें शक्ति और साहस के भाव पैदा कर उन्हें उत्तम तथा उत्कृष्ट नागरिक बनाती है। प्रेरक कविताएं सुनकर व्यक्ति दान, पुण्य, पीड़ितों की सहायता और देश सेवा को व्यग्र हो उठते हैं। उनमें देश प्रेम की भावना का विकास होता है। कवि की सूक्तियाँ, संतों के दोहे, देश प्रेम का गीत विद्यार्थियों के आचरण को सुधारते और अनुशासित करते हैं। कविताएं सुनने से कल्याणकारी भावनाएं विकसित होती है, मार्गदर्शन मिलता है तथा अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों में सौंदर्य भाव उत्पन्न करने की भूमिका में सर्वाधिक योगदान कविता का ही है। कविता हृदय को शिक्षित करती है। कविता के भाव को समझने से उनको जो उनके जीवन को समृद्धि से ओतप्रोत कर देती है। वस्तुतः कविता का प्रबल अनुभूति है, जिसमें सरसता, लय, ताल, गति, संगीत और मनोरंजन का स्थायित्व होता है। सही मायने में तो कविता जीवन का समन्वय, कलात्मकता का केंद्र तथा उत्प्रेरणा का बेमिसाल तोहफा है। अब जैसे इसमें कई प्रकार की कविताएं दी गई है, जैसे भूगोल से संबंधी कविता, जलवायु परिवर्तन संबंधी कविता, जैसे कई प्रकार की कविताएं हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं और इनका पठन करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर है हमारी पठन प्रक्रिया में पहेलियाँ। बचपन से हम ये सारी गतिविधियाँ हम भी करते हुए आए हैं, ठीक है। कविताएं भी सुनी हैं, कहानियाँ भी सुनी हैं, साथ में पहेलियाँ भी हमने क्लास टाइम में या स्कूल टाइम में एक दूसरे से खूब पूछी है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हमारा एक मानसिक विकास होता है। जैसे हम किसी से कोई भी पहेली पूछते हैं तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मतलब इसका आंसर क्या आएगा या इस पहेली का उत्तर क्या होना चाहिए। तो हम किस पर जोर डालते हैं, हम अपने दिमाग पर जोर डालते हैं, जिससे हमारा मानसिक विकास होता है। अब पठन को रोचक, एकाग्रचित तथा ज्ञानवर्धन करने की दृष्टि से पहेलियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। ये विद्यार्थियों की प्रमुख पसंद होती है। परिवार में बड़ों से पहेलियाँ सुनकर और उनके उत्तरों को तलाशी में दिमागी कसरत करने से बच्चों को खास प्रयास करना पड़ता है। इससे निसंदेह ज्ञानार्जन भी होता है, मानसिक तर्क और चिंतन का प्रयोग करना होता है। इतना अवश्य ध्यान रखना अपेक्षित है कि पहेलियाँ स्तर के अनुकूल हो। यदि हमने 8th क्लास का बच्चा है, 10th क्लास के बच्चे के स्तर के अनुरूप पहेली पूछ ली, लेकिन बच्चा हमारा बहुत छोटा है तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका मानसिक लेवल इतना सही नहीं है।
विद्यार्थियों को अवसर समान रूप से देना चाहिए। प्रतियोगिता का आयोजन करके भी विद्यार्थियों को सहभागिता हेतु प्रेरित करना वांछनीय। देखिए एक पहेली मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है। बहुत सारे दी हुई है लेकिन एक ही हम देखेंगे इसमें। लाल है टमाटर, लाल है पर टमाटर नहीं, कृष्ण है पर भगवान नहीं, आड़ है पर दीवार नहीं, वाणी है पर धुन नहीं। तो ऐसे कई प्रकार की पहेलियाँ होती हैं। फिर है सेकेंड नंबर पे, नल के नीचे मटका पड़ा है, मटका न तो फूटा है और नल भी चल रहा है। देखिए नल के नीचे मटका पड़ा है, मटका न तो फूटा है और नल भी चल रहा है, परंतु मटका भर नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसमें जो आंसर दिया हुआ है कि मटका उल्टा था इसलिए वो भर भी नहीं रहा है, वो फूटा हुआ भी नहीं है और नल भी चल रहा है। ऐसे कई प्रकार की पहेलियाँ हम भी बचपन में एक दूसरे से पूछा करते थे। अब है पठन प्रक्रिया में चुटकुले। देखिए पठन प्रक्रिया में चुटकुलों का अपना एक अलग ही महत्व है। विद्यार्थियों को मनोरंजन के साथ साथ अधिगम की ओर आकर्षित करने की दृष्टि से चुटकुलों की बहुत ही अहम भूमिका होती है। कई बार तो ऐसे चुटकुले भी आ जाते हैं कि विद्यार्थी को शिक्षा भी प्रदान करते हैं। इनको प्रस्तुत करने में समय भी कम लगता है और बाल साहित्य में चुटकुलों का अत्यधिक महत्व, इनको प्रस्तुत करना भी एक कला है। विद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों और बाल सभाओं में चुटकुले विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत करवाकर श्रोताओं को शांत किया जा सकता है। मान लो कोई भी फंक्शन चल रहा होता है, कार्यक्रम चल रहा होता है, लगता है कि कोई अगला प्रोग्राम है जिसमें समय लगने वाला है, तो जो वहाँ पे एंकरिंग कर रहा होता है तो वो क्या करता है, चुटकुलों के माध्यम से टाइम को स्पेंड करते हैं। या फिर हम विद्यार्थियों से भी चुटकुले कहलवाते हैं, बुलवाते हैं, तो उससे भी हमारा टाइम स्पेंड हो जाता है और एक समा बंधा हुआ रहता है। फिर श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इससे श्रवण कौशल या श्रवण योग्यता का भी विकास होता है तथा सुनाने वाले की झिझक भी दूर होती है। अब है हमारा पठन प्रक्रिया में, देखिए पठन प्रक्रिया में निबंध लेखन। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय के बारे में कुछ कहा जाता है। निबंध के माध्यम से लेखक उस विषय से संबंधित अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। एक अच्छा सुगठित एवं व्यवस्थित निबंध लिखने के लिए निबंध लेखक विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए तथा भाषा पर अपनी पकड़ होनी चाहिए। फिर भी हर व्यक्ति की अपनी अलग अभिव्यक्ति होती है, इसलिए एक ही विषय पर हमें अलग अलग तरीक़ों से लिखे गए निबंध मिल जाते हैं। जैसे एक अच्छे निबंध की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, जानिए। जिस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है उसी विषय के अनुरूप निबंध की भाषा होनी चाहिए। सेकंड, विचारों में परस्पर तारतम्य होना चाहिए। ये नहीं कि हमने कहाँ से शुरू किया कहीं पे भी उससे ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें एक तारतम्य होना चाहिए, हर बार चीज़ को उसमें स्टेप बाय स्टेप बताई जानी चाहिए। तीसरा है विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध की चर्चा की जानी चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में पहले कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। 6 नंबर पे है, जितने शब्दों में निबंध लिखने को कहा गया है उसी शब्द सीमा के अंदर हमें निबंध लिखना चाहिए। फिर निबंध के अंग, मुख्य रूप से किसी भी निबंध के 3 अंग होते हैं। जैसे हम निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी क्या तैयार करते हैं, एक भूमिका तैयार करते हैं, फिर हम उसका विस्तार करते हैं और तीसरे नंबर पे उसका उपसंहार लिखते हैं। जैसे भूमिका में हम क्या लिखेंगे, जानिए। भूमिका में विषय का परिचय दिया जाता है, वह दरवाज़ा है जहाँ से निबंध शुरू होता है, अतः यह अंश जितना आकर्षक होता है उतना ही अधिक लोगों को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। भूमिका इस प्रकार से लिखी जानी चाहिए कि पाठक इसे पढ़कर पूरे निबंध को पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। विस्तार,
यह निबंध का प्रमुख अंग है। यहाँ विषय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में चर्चा की जाती है। यहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक अनुच्छेद अपने पहले वाले तथा अपने बाद वाले अनुच्छेद से संबंध दिखाई दे, और तभी यह संभव है जब विचारों में क्रमबद्धता हो। फिर है उपसंहार। उपसंहार निबंध का अंतिम अंग है। यहाँ तक आते आते विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है। यह निबंध में कही गई सभी बातों को सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि किस प्रकार से पठन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम पठन कर सकते हैं। कविता, कहानी, चुटकुले और निबंध आदि कई चीज़ों के बारे में आज हमने अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।